आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं भारतीय नौसेना के बारे में। दोस्तों, भारतीय नौसेना इस समय अपने जो पीएटाई पोसाइडन विमान है, इनकी क्षमता में विस्तार करने का हर यथासंभव प्रयास कर रही है। भारतीय नौसेना का उद्देश्य एक ही है कि अपने जितने भी एसेट हैं, फिर चाहे वो फ्रिगेट्स हों, डिस्ट्रॉयर्स हों, एयरक्राफ्ट कैरियर हों या फाइटर जेट्स हों या फिर दूसरे जो फोर्स मल्टीप्लायर हैं, उनकी कैपेबिलिटी को इस प्रकार से अपग्रेड किया जाए कि फ्यूचर में जो थ्रेट्स हैं उनको काउंटर करने की योग्यता उनके अंदर हो। और इसी समय भारतीय नौसेना को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर यह खबर भारतीय नौसेना के बड़े संभावित अपग्रेड से जुड़ी है। इसमें बताया जा रहा है कि भारतीय नौसेना एयर लोरा या फिर नज्म एमआर मिसाइलों को अपने एक विशेष विमान में इंटीग्रेट करने वाली है और इसके लिए बाकायदा प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। बेसिकली भारतीय नौसेना अपनी पीएटाई पोसाइडन, जो कि इस समय भारतीय नौसेना के प्राइमरी एयरक्राफ्ट आप कह सकते हैं, एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशन के लिए और सर्वेलेंस के लिए उनकी कैपेबिलिटी को अपग्रेड करने में लगी है। भारतीय नौसेना अपनी पीएटाई पोसाइडन लंबी दूरी की जो समुद्री निगरानी विमानों की क्षमता है उसकी योग्यता को बढ़ाने की योजना पर विचार कर रही है। इस योजना के तहत दो नई मिसाइलों को जोड़ा जा सकता है। इसमें से पहली मिसाइल है एयर लोरा, जिसको आप लॉन्ग रेंज आर्टिलरी के नाम से भी जानते हैं, और दूसरी है नज्म एमआर, जो कि नेवल एंटीशिप मिसाइल मीडियम रेंज है। अब हम पहले बात करते हैं नज्म एमआर की कि इसको क्यों कंसीडर किया जा रहा है। बेसिकली इसको डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से विकसित किया जा रहा है। यह मध्यम दूरी की एक एंटीशिप मिसाइल होने वाली है और समुद्र में दुश्मन के जहाज़ों को सटीक निशाना बनाने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। इसकी रेंज तकरीबन 350 किलोमीटर तक बताई जा रही है, लेकिन आने वाले भविष्य में ये और भी ज़्यादा हो सकती है। ये एक फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर आधारित आधुनिक सीकर सिस्टम के साथ लैस मिसाइल है, जो कि भारतीय नौसेना की बहुत सारी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करने में सक्षम होने वाली हैं। अगर इसे पीएटाई पोसाइडन में लगाया जाता है तो भारतीय नौसेना की एंटी शिप स्ट्राइक जो क्षमता है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगी। वहीं दूसरे विकल्प के तौर पर यहाँ पर एयर लोरा को रखा गया है। ये इसराइल की कंपनी इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा विकसित की गई बैलिस्टिक मिसाइल है और लोरा का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग रेंज आर्टिलरी, और इसकी रेंज तकरीबन 400 किलोमीटर से अधिक हो सकती है, ऐसा रिपोर्ट्स में बताया गया है। ये बहुत सटीक यानी हाई प्रिसिजन स्ट्राइक के लिए जानी जाती है और जमीन और समुद्र दोनों तरह के लक्ष्यों पर हमला करने में पूर्णतया कैपेबल भी है। और अगर इसे पीएटाई पोसाइडन से लॉन्च किया जाता है तो ये दुश्मन के एयरबेसेस को, पोर्ट्स को या फिर दूसरे जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं उन पे लंबी दूरी से हमला करने में सक्षम होगी। अब इसका रणनीतिक महत्व भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर दोनों मिसाइलें भारतीय नौसेना में शामिल होती हैं तो भारतीय नौसेना की जो समुद्री स्ट्राइक रेंज है ये कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की जो पकड़ है वो मजबूत हो जाएगी और दुश्मन जहाज और जो तटीय ठिकाने हैं दुश्मन के वो सुरक्षित नहीं रह पाएंगे और हम एक लंबी दूरी से उनको टारगेट कर पाएंगे। और सबसे खास बात यह है कि भारतीय नौसेना की जो स्टैंड ऑफ क्षमता है ये बढ़ेगी, जिससे दुश्मन विमानों की जो एयर डिफेंस है उनसे दूर रह करके भी हम उन पे हमला कर पाएंगे और सुरक्षित वापस आ पाएंगे। अब ये बड़ा बदलाव हो क्यों रहा है, इसके पीछे का भी एक कारण है। देखिए, अब तक पीएटाई पोसाइडन मुख्य रूप से जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर है इसकी भूमिका निभाता था, समुद्री निगरानी की जिम्मेदारी उठाता था और सीमित जो एंटी शिप अटैक क्षमता थी वो इसमें हमें देखने को मिलती थी और इसी के लिए ये उपयोग भी होता था। लेकिन नई मिसाइलों के साथ ये एक सर्विलांस प्लेटफॉर्म से बदलकर लॉन्ग रेंज स्ट्राइक प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है और इससे भारतीय नौसेना को काफ़ी मदद मिलेगी। यानी कि अगर यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो भारत की समुद्री मारक क्षमता में बड़ा उछाल आएगा। हिंद महासागर में भारत की जो रणनीतिक बढ़त है वो और मजबूत हो जाएगी और नेवी को लंबी दूरी से सटीक हमला करने की जो कैपेबिलिटी है ये भी मिलेगी। अगली बड़ी रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं तो ये रिपोर्ट आ रही है बेसिकली जनरल इलेक्ट्रिक के तरफ से, जहां पर जनरल इलेक्ट्रिक ने शायद भारत की सबसे बड़ी समस्या का जो समाधान है वो कर दिया है और ये समस्या है जेट इंजन की डिलीवरी। दरअसल आप सबको पता है कि हर साल भारत अपनी अलग योजना बनाता है कि हमें इतने इंजन मिलेंगे और उसके बाद हम लोग काफ़ी उम्मीद के साथ उस रिपोर्ट को देखते हैं, लेकिन अंत में जब डिले की रिपोर्ट सामने आती है तो हमारा दिल टूट जाता है। लेकिन इस बार ये कमिटमेंट खुद जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से करी गई है। जनरल इलेक्ट्रिक ने इस बार क्लियर कर दिया है कि वो कितने इंजन प्रति वर्ष तक डिलीवर कर सकते हैं और कैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो बैकलॉग है उसको उनके तरफ से ख़त्म किया जाएगा। इस पे भी उन्होंने जो पूरा रोड मैप है वो समझाया है। देखिए, आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की अभी तक मुख्य समस्या ये थी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपने जो लड़ाकू विमान है यानी तेजस मार्क 1 अल्फा उनके लिए F404 इंजन का इंतजार कर रही थी
और निस्संदेह इन्हें इंजन की ज़रूरत भी है, लेकिन सच्चाई ये है कि इंजन सप्लाई में देरी हो रही थी। इससे तेजस मार्क 1 अल्फा प्रोग्राम की डिलीवरी भी धीमे पड़ गई है। इनफैक्ट अभी तक पहला एयरक्राफ्ट भी डिलीवर नहीं किया जा सका है। और एचएएल के पास तैयार एयरफ्रेम तो थे, लेकिन उन एयरफ्रेम में इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास इंजन नहीं थे, और इंजन की कमी पूरी प्रोडक्शन लाइन को प्रभावित कर रही थी। और अब यहाँ पर एक राहत की खबर सामने आई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 2021 में 99 इंजन का ऑर्डर दिया था। उसके बाद 2025 में अतिरिक्त 113 इंजन का जो ऑर्डर है वो उनके तरफ से दिया गया। यानी कुल मिलाकर के 200 से ज्यादा जो इंजन है, इनकी खरीद भारत की तरफ से करी गई है। अब यहाँ पर जीई ने एक लंबे अरसे तक डिले का गेम खेलने के बाद ये क्लियर कर दिया है कि वो फाइनेंशियल ईयर 2027-28 से भारत को प्रति वर्ष तकरीबन 30 इंजन सप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर उनका उद्देश्य क्लियर है कि एचएएल की मदद करना, इंडियन एयरफोर्स को अत्याधुनिक फाइटर जेट की डिलीवरी करवाना, और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो बैकलॉग है उसको साफ करना। अब उन्होंने कहा कि सप्लाई चेन को स्थिर कर लिया गया है और जो चीज़ें हैं वो सामान्य हो चुकी है। तेजस मार्क 1 अल्फा में जनरल इलेक्ट्रिक F404 IN20 इंजन यूज होता है, और यह भारत के लिए एक हाईली कस्टमाइज वेरिएंट है जो कि लगभग 84 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। और यह भारतीय हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन के हिसाब से डिजाइन किया गया है ताकि भारत के गर्म और धूल भरे माहौल में इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना आए और ये ऑप्टिमल परफॉर्मेंस दे पाए। अब यहाँ पर डिले क्यों हुई? डिले होने के बहुत सारे कारण हैं। सबसे प्राइमरी कारण की अगर हम बात करें तो वो ये था कि एक समय इनको ऑर्डर्स मिलने बंद हो गए थे, जिसके बाद से जो प्रोडक्शन लाइन है उसको बंद करना पड़ गया। लेकिन जब अचानक इतने बड़े ऑर्डर आए तो फिर प्रोडक्शन लाइन को चालू करना, उसके बाद सप्लाई चेन पार्टनर्स को एक बार फिर से एंगेज करना, इसमें थोड़ी डिले हुई। उसके बाद कोविड-19 का भी दौर आता है, जिसमें जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो बुरी तरीके से प्रभावित हुई थी, और उसका प्रभाव भी इसमें हमें देखने को मिला। वहीं एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में पोस्ट कोविड हमें बहुत सारी जो मांग है वो बढ़ती नजर आई। अब इसमें डिफेंस और सिविल एविएशन दोनों शामिल हैं, उनको केटर करना एक साथ पॉसिबल नहीं था, और ये भी डिले का एक कारण बना। वहीं एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग भी काफ़ी जटिल होती है, और चीज़ों को फिर से रिज्यूम करना अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग टास्क होता है। तो इन सारे हर्डल्स का सामना जीई की तरफ से किया गया, लेकिन अब यहाँ पर उसके चलते जो इंजन उत्पादन है वो धीमा हुआ था, जिसे अब सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है और काफ़ी हद तक सफलता भी प्राप्त हुई है। अब भारत का इसके लिए क्या मतलब है? देखिए, अगर जनरल इलेक्ट्रिक 30 इंजन प्रति वर्ष तक भारत को डिलीवर करने लगे तो तेजस मार्क 1 अल्फा की डिलीवरी तेज होगी, भारतीय वायुसेना को समय पर नए फाइटर्स मिलेंगे, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो प्रोडक्शन शेड्यूल है वो स्थिर होगा, और मेक इन इंडिया डिफेंस प्रोग्राम को गति मिलेगी। कुल मिलाकर के भारत की चारों उंगलियां जो हैं वो घी में होने वाली हैं, या पांचों उंगलियां आप कह सकते हैं जो है वो घी में होने वाली हैं, और हमें बड़ी संख्या में जो एयरक्राफ्ट्स हैं इनकी डिलीवरी होती नजर आएगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।